वो दोनों अगले ही दिन वापस आ गए थे। प्रथम का दिल घबरा रहा था, पलक को लेकर डर लग रहा था कि कहीं रेखा उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। डर तो सुमन को भी लग रहा था, पर पलक के दूर जाने का। वो ही तो थी जिससे वो अब तक खुलकर बोल लेती थी, पर अब वो चली जाएगी सोचकर ही उसका दिल कांप कर रह गया था। घर पहुंचकर जब पलक उन दोनों को खेलती हुई मिली तो प्रथम को करार आया। उसने एक नजर पलक के पास बैठी माँ को देखा और पलक को लेकर वहां से जाने लगा, तो अचानक आई रेखा की आवाज ने उसे रोक दिया। रेखा उठकर उसके पास आई और बोली, बच्चा किसी का भी होता नाजुक सा बच्चा ही है, और इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं कि एक बच्चे से अपना बदला निकालूं। उनकी बात सुनकर प्रथम एक झटके से पलटा और अजीब सी हिराकत भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। यानी रेखा को सब पता था। उसने रवि के पीछे जासूस लगाए थे या उसके पीछे। रेखा के बारे में जब से रवि से उसे पता चला था, उसे नफरत सी हो रही थी उनसे, पर अफसोस था कि वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। रेखा उसे देखते हुए बोली, उस छोरे की नौकरी लगवा दी है तेरे पिता ने, कल जाकर इसे दे आना। घर में उसकी माँ है, संभाल लेगी इसे। प्रथम भरी हुई आंखों से लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे तक पहुंचा कि तभी उसका फोन बजा। रवि का था। उसने अपनी नौकरी के बारे में बताया तो प्रथम ने घबराई हुई हालत में ही उसे पलक को देने का वादा कर दिया। उसने एक नजर पलक को देखा जो अब सुमन की गोद में थी। वो पलटा, एक बैग निकालकर उसमें पलक का सारा सामान डालने लगा। उसे रेखा से डर लग रहा था। पता नहीं उन्होंने अब तक पलक को अपनी नजरों के सामने कैसे बर्दाश्त किया था। कहीं रोज में आकर वो कुछ कर न बैठे। वो चाहता था कि पलक अब जल्दी से रवि के पास पहुंच जाए। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो भरभराते हुए उसके कपड़े और खिलौने बैग में डाल रहा था। वो रात सुमन और प्रथम दोनों के लिए ही भारी थी। सोचा नहीं था कि आते ही पलक को खुद से दूर करना पड़ेगा। लगभग दोनों ने ही रात रोकर काटी थी और अगले दिन भारी मन से प्रथम ने पलक को रवि को सौंप दिया और कभी कभी मिलने की बात कहकर लौट आया। कई दिन पलक की याद में ही कटे। प्रथम ने खुद को ऑफिस के कामों में उलझा लिया था और सुमन घर के किसी न किसी काम में लगी रहती थी। एक दिन शाम को जब प्रथम के आने का समय हो रहा था, तब वो रसोई में सबके लिए चाय बनाने के बाद प्रथम के लिए हल्का फुल्का नाश्ता बना रही थी। आज सूट के बदले उसने पतली सी साड़ी पहन रखी थी। सर्दी के बावजूद भी उसके माथे पर हल्का पसीना आने लगा था। शायद आग के पास खड़ी थी इसलिए कि तभी उसे अपनी खुली कमर पर किसी की उंगलियों का एहसास हुआ। वो चौंक कर पलटी तो फ्रिज के पास उसे दक्ष खड़ा नजर आया। उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं और उसके हाथ पैर कांप उठे। समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका बहन था या सच में उसे दक्ष ने छुआ था। किसी से कहा तो अभी हंगामा हो जाएगा। इसी डर से उसने कांपते हाथों से नाश्ता प्लेट में लगाया और लगभग 2 मिनट में ही अपने कमरे में पहुंच गई। कुछ देर बाद प्रथम कमरे में आया तो उलझन में सोफे पर बैठी हुई सुमन पर उसकी नजर पड़ी। प्रथम को देखते ही सुमन जाकर उससे लिपट गई और रो पड़ी। प्रथम ने उससे वजह पूछी तो उसने पलक की याद आने का बहाना कर दिया, जिसे प्रथम ने मान भी लिया। कुछ देर तक तो वो प्रथम को ऐसे ही पकड़े खड़ी रही। जब प्रथम का तेज तेज सांस लेना उसे महसूस हुआ तो उसे प्रथम के थके होने का एहसास हुआ। वो उससे अलग हुई और बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। प्रथम ने गर्दन हिलाई तो सुमन उसके आगे नाश्ते की प्लेट रखकर चली गई। प्रथम के साथ ही दक्ष को भूल गई थी, इसलिए रसोई में आकर चाय बनाने लगी। तभी रसोई के बाहर से गुजरता सीटी बजाता हुआ दक्ष उसे नजर आया और दोबारा उसके शरीर में कंपन शुरू हो गया। जैसे तैसे उसने चाय छानी और ट्रे लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। दक्ष की नजरें उसे अपनी पीठ पर भी महसूस हो रही थीं। पहले भी दक्ष उसे देखता था, तब भी उसे अजीब लगता था, पर अब वो देखने से आगे बढ़ रहा था और उसकी ये हरकत सुमन को कपा देने वाली थी। क्या उसे प्रथम को बता देना चाहिए? यही सोच विचार में वो अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। घबराई सी सुमन उस दिन प्रथम को कुछ न बता सकी। हालांकि उसकी घबराहट का अंदाजा लगाकर प्रथम ने कई बार उससे पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। बस घर के कामों में थकान का बहाना बना दिया। दक्ष की घूरती हुई आंखें उसे खुद के शरीर को भेदती हुई सी महसूस होती थीं, पर प्रथम से वह कह नहीं पा रही थी। आखिर कहती भी कैसे? वो उसका चचेरा भाई था, इस घर का छोटा बेटा। प्रथम पर उसे भरोसा था, पर यहाँ बात परिवार की थी। प्रथम का यकीन करना मुश्किल था। हालत ये थी कि जब तक दक्ष घर पर रहता था, सुमन जरूरी काम के बिना नीचे नहीं जाती थी। एक शाम प्रथम ऑफिस से आया और उसने सुमन को 2 कप चाय लाने के लिए कहा। सुमन खुश हो गई कि वो दोनों साथ बैठकर चाय पियेंगे
उधर नीचे रेखा चक्कर काट रही थी। कई दिन से रेखा सुमन से बात करने की फिराक में थी, पर उसने नीचे आना ही कम कर दिया था। जब वो आती थी तब रेखा किसी काम में व्यस्त होती। ये सब लोग होते तो रेखा उससे कुछ नहीं कह पाती। चाय बनाने सुमन नीचे आई तो आज रेखा ने उसे पकड़ लिया और उन्हें देखते ही सुमन, जो प्रथम के साथ चाय पीने के नाम से ही खुश हो रही थी, उसका चेहरा मुरझा गया और वो मन में बोली, उप, अब ये पोता मांगेंगी। मन तो कर रहा है बाजार से एक गुड्डा लाकर पकड़ा दूं, पर ये कोई पागल थोड़ी ना है जो उसे अपना पोता समझ लेंगी। चालाक लोमड़ी है, मेरा शिकार कर देगी। हे भगवान, क्या करूं अब। उसे खोए हुए देखकर रेखा ने उसकी बाह पकड़ी और सीधा रसोई में ले आई और धीरे से बोली, कुछ इंतजाम हुआ। उसका सवाल सुनकर सुमन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। जो उससे बड़ी उसकी बहन थी, उसका पति शराब पीता था। जब उसे तलब लगती थी तो वो भी ऐसे ही पूछता था, कुछ इंतजाम हुआ। ऐसा उसकी बहन बताती थी उसकी माँ को। रेखा के शौक जानकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वो सकपकाते हुए बोली, आप पोता मांगती हुई ही अच्छी लगती हैं, शराब मांगती हुई नहीं। और आप गलत इंसान से मांग रही हैं। मैं भला आपको कहाँ से ला कर दूंगी। मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाती जहाँ शराब बिकती है। रेखा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और उसकी बात समझते हुए बोली, मैं पोता ही मांग रही हूँ बेवकूफ छोरी। उसका कुछ इंतजाम हुआ। उसकी बात सुनकर सुमन को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो अपनी जीभ काटती हुई बोली, सॉरी। रेखा ने उसकी तरफ जलती हुई नजरों से देखा और गुस्से में वहां से चली गई और सुमन ने राहत की सांस ली। नहीं तो पोते के पीछे पड़ जाती तो जवाब देना भारी हो जाता, क्योंकि उसका इंतजाम तो हो नहीं पाया था। और रेखा ये बात सुनकर ना जाने क्या करती। सुमन चाय बनाते हुए बड़बड़ाई, इतनी ही जल्दी थी तो शादी से पहले बता देती, किसी दादी का पोता साथ ले आती। रेखा, जो रसोई में वापस आ गई थी, उसकी बड़बड़ सुन चुकी थी, इसलिए और भी वो गुस्से में आ गई और बोली, इसका जवाब तो मैं तुझे तारीख आने पर दूंगी। रेखा ने पानी पिया और गुस्से में दंदनाते हुए चली गई और सुमन डर से सिमट गई और बोली, भगवान करे ये महीना खत्म ही ना हो। उसने जल्दी जल्दी चाय छानी और अपने कमरे में जाने लगी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, प्रथम के साथ दक्ष को बैठा हुआ पाया। दक्ष ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक कुटिल मुस्कान दी, जिससे रेखा के डर से भी ज्यादा उस पर दक्ष का डर हावी हो गया था। वो कांपते हुए पैरों से आगे बढ़ी और मेज पर चाय रखकर वापस जाने लगी। प्रथम ने उसे एक नज़र देखा, पर इस समय वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और दक्ष को भी समझा रहा था, इसलिए उसने सुमन को जाने दिया। सुमन कमरे से बाहर तो आ गई, पर नीचे जाने में डर लग रहा था। वहां रेखा जो थी और कमरे में दक्ष, उसकी हालत खराब होने लगी। डर के मारे सांस लेना दूभर हो गया। उसने इधर उधर देखा और सीढ़ियां नजर आते ही छत की तरफ भाग गई। शाम हो गई थी, इसलिए ठंडी हवा चल रही थी। हवा के कारण ठिठुरन बढ़ गई थी, पर सुमन की सांस इस ठंडक के कारण लौट आई थी, तो लंबी लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। बहुत देर से छत पर खड़ी सुमन कुछ सोच नहीं पा रही थी। प्रथम को कैसे बताए, वो क्या उसकी बात का यकीन करेगा। वो यही सोच रही थी कि तभी उसके कंधों पर किसी ने शॉल ओढ़ा दिया। डरी हुई सुमन को शॉल का नहीं, बल्कि किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ और उसने एक चीख के साथ उसके हाथ झटक दिए और दूर जाकर खड़ी हो गई। सुमन ने मुड़कर देखा तो प्रथम जमीन पर पड़ा शॉल उठा रहा था और उसे हैरानी से देख रहा था। सुमन ने प्रथम को देखा तो सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल फौरन ही उससे जाकर लिपट गई। प्रथम को महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इतना तो प्रथम समझ ही गया था कि सुमन ने सोचा था कि इस समय प्रथम की जगह कोई और है, पर ऐसा क्यों। प्रथम ने उसके बालों को सहलाया और उसे शांत करते हुए बोला, क्या हुआ, मैं ही तो हूँ, इतना डर क्यों गई। सुमन घबराई हुई थी, उसने ना में गर्दन हिला दी तो प्रथम बोला, चलो नीचे चलो, यहाँ ठंड लग जाएगी। सुमन ने कुछ नहीं कहा और उसके साथ चल दी, पर उसकी इस घबराहट ने प्रथम को बेचैन कर दिया था। सुमन ने रात का खाना भी नहीं खाया था और सो गई थी। प्रथम ने इस समय उस पर दबाव देना उचित नहीं समझा और उसे सो जाने दिया। सुमन का सिर प्रथम की गोद में था और वो आराम से सो गई थी। जब प्रथम सुमन को छत से नीचे ले जा रहा था तो दक्ष छुपकर ये सब देख रहा था। एक हफ्ता बीत गया, पर दक्ष ने सुमन के साथ कुछ नहीं किया। शायद उसे भी डर लग गया था कि कहीं प्रथम को पता न चल जाए, इसलिए अब वो किसी सही मौके का इंतजार कर रहा था। बिजनेस के काम से प्रथम ने दक्ष को दिल्ली भेजा हुआ था, इसलिए सुमन निश्चिंत हो गई थी और अब वो फिर से पहले की तरह हो गई थी।
प्रथम भी इस बात को भूल गया था। दक्ष को गए 15 दिन होने वाले थे। एक रोज सुमन रसोई का काम निपटा रही थी और मंगला भी उसके साथ ही लगी हुई थी। तभी रेखा वहां आई और उसने मंगला को जाने का इशारा किया। मंगला के जाते ही सुमन ने रेखा को देखा और उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। सुमन बड़बड़ाई, अब पता नहीं क्या पूछेंगी, क्या जवाब दूंगी मैं। वो बड़बड़ करने में मग्न थी और रेखा उसके होठों को हिलते हुए देखकर हाथ बांधकर खड़ी थी। कुछ पलों बाद जब सुमन ने रेखा की तरफ देखा तो वो बोली, मंत्र जाप हो गए। उसका सवाल सुनकर सुमन फिर से कंफ्यूज हो गई और बड़बड़ाई, मैं तो हनुमान चालीसा का जाप करने की सोच रही थी। रेखा उसका जवाब सुनकर गुस्से में चिल्लाई, क्या कहा। सुमन उसका गुस्सा देखकर हड़बड़ाई और लड़खड़ाती जबान से बोली, मैं मेरा मतलब भूतों से बचने के लिए। गुस्से में बौखलाई हुई रेखा फिर चिल्लाई, मैं तुझे भूत नजर आती हूँ। सुमन की जबान फिसली, नहीं चुड़ैल। रेखा की आंखें फैली और वो उसके पास आती हुई कान फाड़ने वाली आवाज में चिल्लाई, क्या। सुमन बेचारी कुछ ना बोल सकी और आंखें नीचे खड़ी रही। आज उसे इस घर में ये उसका आखिरी दिन महसूस हो रहा था। तभी रेखा की नर्म आवाज आई, कुछ बात बनी। गुस्से में आई इस आवाज पर सुमन ने हल्की सी आंखें खोली और रेखा को देखा। क्या जवाब दे, हाँ बोल नहीं सकती और ना बोलना नहीं चाहती। रेखा ने उसे कुछ शक भरी निगाहों से देखा। उसके एक कदम और पास आकर बोली, एक बात बता, तू अभी तक कुंवारी है। सुमन को उसका ये सवाल समझ में आ गया था। वो अपनी आंखें खोलकर दांत दिखाते हुए बोली, नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ। उसका जवाब सुनकर रेखा ने अपना माथा पीट लिया और इतना तो उसे समझ में आ गया कि अभी तक उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। उसने एक भस्म कर देने वाली नजर सुमन पर डाली और गुस्से से वहां से चली गई। उनके जाने के बाद सुमन ने लंबी सांस ली और बोली, आज तो बच गई। उसने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और अपने कमरे में जाकर दुबक गई। पर उसके दिमाग में रेखा की कुंवारी और शादीशुदा वाली बात ही घूम रही थी। फिर उसने फैसला किया कि आज शाम को जब प्रथम आएगा तब वो उससे पूछेगी कि रेखा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि रेखा से पूछने की हिम्मत तो उसमें थी नहीं। इसलिए अब प्रथम पर यह सवाल बम की तरह फूटने वाला था। शाम को जब प्रथम घर पर आया तो सुमन ने उसे चाय दी और अपनी हथेली मोड़कर अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर उसे देखने लगी। प्रथम उसे ऐसे देखकर बोला, क्या पूछना है। सुमन, आपको कैसे पता। प्रथम, तुम्हारी उत्सुकता देखकर अंदाजा लग गया। सुमन, हम। प्रथम ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, तो पूछो। सुमन, आप कुंवारे हो। प्रथम ने सुमन की तरफ देखा और बोला, नहीं भाई, शादीशुदा बनने का रिस्क मैं 2 बार ले चुका हूँ। सुमन, तो क्या मैं कुंवारी हूँ। प्रथम अपनी तरफ उंगली करते हुए बोला, मैं कौन हूँ। सुमन, आप मेरे पति हैं। प्रथम, शुक्र है, ये तो पता है। उसकी बात सुनकर सुमन ने उसके कंधे पर हाथ मारा तो प्रथम हंसते हुए बोला, तो इस लिहाज से तुम भी शादीशुदा ही हुई। उसकी बात सुनकर सुमन ने जोर से ताली मारी और खड़ी होकर बोली, मैंने भी उनसे यही कहा था, पर फिर भी उन्होंने मुझ पर चिल्लाया और ऐसे मुंह बनाकर चली गईं। अपनी बात खत्म करके उसने रेखा की तरह मुंह बनाकर प्रथम को दिखाया तो वो हल्का सा हंसा। ये हंसी उसे सुमन की नादानी पर आ रही थी। रेखा ने उससे क्या पूछा और वो क्या जवाब देकर आई। यूं तो वो जानती हैं कि पति पत्नी के बीच में क्या होता है, पर इस तरह का जवाब उसकी मासूमियत को दर्शाता है। प्रथम अपना मुंह उसके कान के पास लाया और बोला, वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सुमन उसकी तरफ मुड़ी और बोली, क्या। उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करके प्रथम की आंखें बंद हो गईं और उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने आंखें खोली और बोला, मैं भी कुंवारा हूँ। सुमन ने उसकी बात सुनकर भौहें सिकोड़ी और खड़ी होकर बोली, 2 बार शादी हो चुकी है आपकी, फिर किस एंगल से आप कुंवारे हो। प्रथम उसकी बात सुनकर होश में आ गया। वो भी किसी समझाने चला है। जब वो रेखा की बात नहीं समझी तो उसकी तो कैसे समझेगी। सुमन ने उसे चुप बैठे देखा तो दोबारा उसके पास बैठ गई। प्रथम ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक और कोशिश करते हुए उसके जूड़े को खोल दिया। उसके लंबे से काले बाल उसकी कमर पर बिखर गए। उसकी इस हरकत पर सुमन ने उसकी तरफ घूरा। वो कई बार पहले भी उसके बालों के जूड़े को आजाद कर देता था। उसे अपनी तरफ घूरते हुए देखकर प्रथम ने पूछा, क्या हुआ। सुमन मुंह बनाकर बोली, आप मेरे बाल क्यों खोल देते हैं। प्रथम उसका सवाल सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और कुछ बोलने को हुआ तो सुमन दोबारा बोली, मुझे पता है, आप जलते हैं मेरे बालों से। प्रथम हैरानी से बोला, क्या। सुमन, हाँ, क्योंकि आपके बाल मेरे जैसे लंबे और घने नहीं है ना। प्रथम का मन कर रहा था
कि कहीं जाकर अपना सिर फोड़ ले, नहीं तो एक दिन वो सुमन के लॉजिक सुनकर पागल जरूर हो जाएगा। कहाँ वो उसे अपने इतने पास बिठाकर कुछ प्यार भरे पल बिताने की सोच रहा था, और कहाँ इस लड़की ने उसके बाल खोलने का ये मतलब निकाला था। खैर, प्रथम को जरा सा ही अफसोस हुआ, क्योंकि जिस उम्र में वो थी उसके हिसाब से उसने सही ही सोचा था। प्रथम अपनी धड़कनों को संभाले वहां से उठा और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। उसे काम करता हुआ देखकर सुमन बर्तन लेकर बाहर चली गई। सुमन ने उसके जाते ही एक गहरी सांस ली और बोला, पता नहीं कब ये लड़की मेरे दिल का हाल समझेगी। उसका फोन बजा तो वो अपने ख्याल से बाहर आया। दक्ष का फोन था। उसने कुछ बात की और प्रथम ने फोन रख दिया। दक्ष दिल्ली से वापस आ रहा था और उसके आने के फौरन बाद प्रथम को दिल्ली के लिए निकलना था, क्योंकि जिस काम के लिए दक्ष गया था उसकी एक फाइनल मीटिंग होनी थी, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर का होना जरूरी था। इसलिए प्रथम ने उसे वापस बुला लिया था और उसे जाना पड़ रहा था। रात के खाने के बाद काम निपटाकर जब सुमन कमरे में आई तो प्रथम ने उसे अपने जाने के बारे में बताया। सुमन मायूस तो हुई, पर फिर उसने गर्दन हिला दी। पर जब प्रथम ने उसे दक्ष के वापस आने के बारे में बताया तब उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो घबराते हुए प्रथम से लिपट गई। सुमन का अचानक ही उससे यूं लिपट जाना प्रथम को समझ नहीं आया, पर फिर भी वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ अचानक तुम्हें? सुमन ने अपने हाथ प्रथम की पीठ पर कस दिए और धीरे से बोली, आप मत जाइए ना। प्रथम हल्का सा हंसा और बोला, एक ही दिन की तो बात है, शाम को जाऊंगा और अगली सुबह मीटिंग के बाद दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। पूरे 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। सुमन, नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। प्रथम, अरे काम है इसलिए जाना पड़ेगा, चलो अगली बार तुम्हें भी लेकर चलूंगा। सुमन ने उसकी बात सुनकर भी उसे नहीं छोड़ा। तो प्रथम बोला, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? उसके पूछते ही सुमन को दक्ष का छूना याद आ गया। वो और भी ज्यादा घबरा गई। प्रथम ने उससे एक बार और पूछा और फिर भी वो कुछ नहीं बोली। तो प्रथम उसे छेड़ता हुआ बोला, अच्छा अब मैं समझा। उसकी बात सुनकर सुमन को हैरानी हुई। वो सोचने लगी, क्या उसके बिना बताए ही प्रथम को उसकी तकलीफ समझ आ गई है? उसने अपनी गर्दन उठाकर प्रथम की तरफ देखा तो वो उसकी नाक को अपनी उंगली से छूते हुए बोला, तुम्हें तो बस मुझसे चिपकने का बहाना चाहिए। सुमन उसकी बात सुनकर शर्मा गई। एक पल के लिए वो उसके जाने के बारे में भूल ही गई और उससे अलग होकर खड़ी हो गई। उसके लाल गाल देखकर प्रथम को ना जाने क्या हुआ। उसने उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। उसके इस कदम से सुमन का मुंह खुल गया और वो 2 कदम पीछे होकर प्रथम को देखने लगी। प्रथम मुस्कुराते हुए उसके पास आने लगा तो सुमन को वहां से भागने का एकमात्र उपाय सूझा और वो वहां से भागते हुए बोली, बहुत गंदे हैं आप। उसके भागने की रफ्तार देखकर प्रथम की हंसी निकल गई थी और वो हंसते हुए कल के लिए अपनी पैकिंग करने लगा। सुमन जो कमरे से फुल स्पीड में भागी थी वो सीधा छत पर जाकर रुकी। वो एक दीवार से सट कर खड़ी हो गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रथम का छूना उसके शरीर में सिरहन पैदा कर रहा था, जबकि वो इस समय छत पर था भी नहीं। खैर, कुछ देर बाद जब सुमन नीचे आई तो देखा कि प्रथम सो चुका था। सुमन भी जाकर उसके पास लेट गई और उसके चेहरे को निहारने लगी। प्रथम को देखते देखते ही उसे नींद आ गई थी। अगले दिन प्रथम नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। सुमन उसके पास ही मुंह फुलाए बैठी हुई थी, जिससे प्रथम को हंसी आ रही थी। प्रथम ने अपना सारा सामान चेक किया और सुमन के पास घुटनों के बल बैठ गया। प्रथम ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, एक दिन भी पूरा नहीं लगेगा, बस रात ही तो गुजारनी है तुम्हें मेरे बिना। सुबह तो मैं ऑफिस चला ही जाता हूँ, यही सोच लेना तुम कि मैं ऑफिस गया हूँ और तब तक मैं आ जाऊंगा। अपनी बात कहकर प्रथम चुप हो गया, पर तब भी सुमन का कोई रिएक्शन नहीं आया। प्रथम दोबारा बोला, क्या दिक्कत है, घर में सब होंगे ना, किस बात की टेंशन है? सुमन कुछ भी नहीं बोली, बस आंखों में पानी भरकर बैठी रही। तभी उनके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। प्रथम ने एक बार चुपचाप बैठी हुई सुमन को निहारा और जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने दक्ष खड़ा था। उसे देखकर प्रथम बोला, तुम कब आए? दक्ष, अभी आया हूँ भैया, ये फाइल। प्रथम उससे फाइल लेते हुए बोला, थैंक यू, मैं बस निकल ही रहा हूँ, फिर ऑफिस में से ही एयरपोर्ट चला जाऊंगा। दक्ष ने गर्दन हिलाई और एक नजर अंदर डालकर चला गया। सुमन उसे नहीं दिखी थी, पर उसकी आवाज सुनकर वो अंदर तक कांप गई थी। प्रथम ने दरवाजा बंद किया और सुमन को देखते हुए अपना बैग उठा लिया और उसके पास आकर बोला, मैं शाम को सीधे ऑफिस से ही चला जाऊंगा। सुमन ने उसे देखा और उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू बह गए। प्रथम ने झुककर उसके माथे को चूमा
तो उसकी पलकें बंद हो गईं। प्रथम, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाता। अपना ध्यान रखना। सुमन ने गर्दन हिलाई तो प्रथम अपना बैग उठाकर बाहर जाने ही लगा तो सुमन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। सुमन, मुझे डर लग रहा है। प्रथम उसका गाल सहलाते हुए बोला, मैं रात को फोन करूंगा, अभी जाना जरूरी है। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर निकल गया। सुमन की रोती हुई शक्ल और उसकी लड़खड़ाती आवाज उसके जहन में बस गई थी और प्रथम को घर से बाहर जाते देखकर अपने कमरे की बालकनी में खड़ा दक्ष मुस्कुराने लगा। प्रथम के जाने के बाद सुमन काफी देर तक बिस्तर पर बैठी रोती रही। डर, झिझक, शर्म, अचानक ही सब कुछ उसके ऊपर हावी हो गया था। इसलिए वो प्रथम को अपनी घबराहट का कारण नहीं बता पाई थी। आखिर बताती भी तो कैसे? वो प्रथम का भाई है। क्या प्रथम उसकी बात का यकीन करेगा? नहीं, वो उसकी बात क्यों सुनेगा? उससे ज्यादा भरोसा तो अपने भाई पर होगा। कहीं प्रथम भी उसे गायत्री की तरह न समझ ले। ये ख्याल आते ही उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और जोर जोर से नामे गर्दन हिलाने लगी। न जाने क्यों उसका दिल इतना घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। इसी डर से कुछ ही देर बाद वो रोते रोते नींद के आगोश में समा चुकी थी। प्रथम अपने केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था, पर सुमन का ख्याल उसके जहन से एक सेकंड के लिए भी नहीं गया था। बार बार उसके दिमाग में यही ख्याल आता कि वो इतना क्यों डर रही थी। शायद 3 महीनों में वो पहली बार था कि प्रथम उसे अकेले छोड़कर जा रहा था, इसलिए ही उसे इतनी घबराहट हो रही है। खैर, छोटी भी तो है तो डर तो लगेगा ही। घर के और किसी सदस्य का व्यवहार भी तो उसके प्रति सही नहीं है। शायद ही वो उसके अलावा किसी और पर भरोसा कर सके। प्रथम लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए ये सब सोच ही रहा था कि उसका हाथ फौरन ही अपने फोन पर चला गया। उसने झट से सुमन के पास फोन मिला दिया, पर सुमन ने फोन नहीं उठाया। उसने घड़ी की तरफ नजर घुमाई। शाम के 5 बज रहे थे। कुछ ही देर में उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। रात 8 बजे की उसकी फ्लाइट थी। उसने एक और बार सुमन के पास फोन मिलाया, पर बेल जाकर फोन कट गया। हार कर उसने घर के हैंडलाइन पर फोन किया तो मंगला ने फोन उठाया। प्रथम, सुमन कहाँ है? मंगला, वो तो कमरे में है, आज नीचे ही नहीं आई। मैं गई थी दोपहर को खाना देने, तब भी दरवाजा नहीं खोला, शायद सो रही है। प्रथम, ठीक है, माँ कहाँ है? मंगला, वो तो बाकी सबके साथ एक रिश्तेदार के घर गई हैं, आज उनके यहाँ जगराता है। प्रथम, तुम घर पर ही रहना, सुमन को अकेला मत छोड़ना। मंगला, ठीक है। प्रथम ने फोन काटा तो मंगला ने मुंह बनाकर फोन रख दिया और बोली, फिक्र तो ऐसे करते हैं जैसे एक ही रात में कोई उसे उठाकर ले जाएगा। मैं तो खा पी कर सोऊंगी। आज कोई नहीं है तो जल्दी सोने को मिलेगा। बस दक्ष बाबू और सुमन का खाना बनाकर रख दूं। इतना बोलकर मंगला रसोई में चली गई और उसके पीछे खड़ा दक्ष, जो उसकी सारी बातें सुन चुका था, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक बार प्रथम के कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और फिर वहीं सोफे पर बैठ गया। सुमन की आंख खुली तो उसकी नजर सीधा घड़ी पर गई, जहां पर शाम के 7 बज रहे थे। वो हड़बड़ाकर उठी। सुमन धीरे से बोली, मैं इतनी देर तक सोती रह गई, अब तक तो चुड़ैल ने घर में हंगामा मचा दिया होगा। वो रेखा के बारे में सोचकर जल्दी से खुद को ठीक करके नीचे पहुंच गई और सीधा रसोई में चली गई। उसने सोफे पर बैठे दक्ष को नहीं देखा। मंगला, जो अपना काम खत्म करके आउट हाउस में सोने के लिए जा रही थी, वो सुमन को रसोई में देखकर उसे धमकाने के अंदाज में बोली, सभी लोग जगराते में गए हैं, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं भी सोने जा रही हूँ। तुम्हारी तो नींद पूरी हो गई, पर मैं तो सारे दिन काम में लगी थी, इसलिए कुछ भी चाहिए हो मेरी नींद खराब मत करना। ये मंगला भी सुमन के लिए रेखा से कम नहीं थी, आखिर उसकी ही परछाई थी, इसलिए उसके बोलने की टोन देखकर सुमन ने बस अपनी गर्दन हिला दी। वो घर में अकेली हो गई थी, इस बात का उसे डर नहीं था, बल्कि इस बात से वो खुश थी। एक सुरक्षा का एहसास हो रहा था उसे, पर यह एहसास चंद ही पलों का था। जब उसने मंगला को दक्ष से बातें करते हुए सुना तो उसकी सारी हिम्मत फुर्र हो गई और चेहरे पर पसीना आने लगा। उसने रसोई से हल्का सा बाहर झांक कर देखा तो मंगला दक्ष से बातें कर रही थी। दक्ष की नजर सुमन पर पड़ी तो वो शैतानी तरीके से हंसता हुआ मंगला से बोला, तुम फिक्र मत करो, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं भाभी से कह दूंगा। मंगला ने मुड़कर सुमन को देखा और बोली, दक्ष को खाना दे देना। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कांपते हुए पैरों से अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। उसके कमरे में साइड टेबल पर रखा हुआ उसका फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था, पर सुमन को होश नहीं था। वो वहीं दरवाजे से सटकर जमीन पर बैठी हुई थी। खैर, मंगला ने सुमन को यूं भागते देखकर अपने कंधे उचकाए और दक्ष को बोलकर आउट हाउस में चली गई।
दक्ष उसके जाते ही अपनी जगह से उठा और सुमन के कमरे की तरफ चल पड़ा। एयरपोर्ट की लॉबी में बैठा प्रथम बार बार सुमन को फोन मिला रहा था, पर अब उसका फोन बज बज कर बंद हो चुका था। प्रथम झल्लाकर बोला, इस लड़की को फोन का भी होश नहीं रहता। उसी पल उसकी फ्लाइट की घोषणा उसके नाम के साथ हुई और उसने अपनी घड़ी में समय देखा। 7:30 बज रहे थे। अभी तक उसे प्लेन में बैठ जाना चाहिए था, पर वो लॉबी में बैठा सुमन को फोन मिला रहा था। वो उठा, अपना फोन ऑफ करके उसने अपनी जेब में रखा और सामान समेटने लगा। सुमन दरवाजे से सटकर बैठी थी। एक एक पल उसके लिए भारी बीत रहा था। अचानक ही उसे याद आया कि दक्ष ने दिल्ली जाने से पहले उसे परेशान नहीं किया था। शायद अब वो ये सब ओछी हरकतें करना छोड़ चुका था। शायद अब उसके अंदर इस बात का लिहाज आ गया था कि उन दोनों की उम्र में भी अंतर है और वो दक्ष से भी 8 साल छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ, रिश्ते में तो बड़ी है। सुमन इन चीजों पर मंथन करने में लगी हुई थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर खटखटाया और इसी के साथ सुमन को अपना दिल सीने से बाहर निकलता हुआ महसूस हुआ। उसका सारा भ्रम एक पल में टूट गया था। दक्ष को किसी रिश्ते का भी आभास नहीं था। इस समय तो वो घर में कोई नहीं था। इसका मतलब दरवाजे पर दक्ष था। ये ख्याल आते ही सुमन ने अपनी आंखें जोर से मींच लीं। उसके मुंह से पहली बार प्रथम का नाम निकला और इसी के साथ प्लेन में बैठे हुए प्रथम ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। वो अपनी सीट पर अपने सिर को पीछे टिकाए आंखें बंद करके बैठा था कि अचानक ही उसे ऐसा लगा कि सुमन उसे पुकार रही है। उसने अपनी आंखें खोली और प्लेन के दरवाजे की तरफ देखा, जो लगभग बंद होने वाला था, यानी कि अभी तक प्लेन टेक ऑफ नहीं हुआ था। उसने बिजली की सी फुर्ती दिखाई और अपना लैपटॉप बैग लेकर खड़ा हो गया और उसी फुर्ती से अगले 2 सेकंड में वो प्लेन से बाहर निकल गया। अचानक ही उसे ऐसा करते देख एयर होस्टेस उसे रोकने के लिए भागी, पर वो कहाँ सुनने वाला था। वो उसे आगाह करना चाहती थी कि प्लेन से अटैच्ड सीढ़ियां हटाई जा रही हैं, पर प्रथम को कोई होश नहीं था। वो उन फोल्ड करने वाली सीढ़ियों को फलांगता हुआ निकल गया और कुछ ही पलों में एयरपोर्ट से बाहर आ गया। घर की कार तो उसने वापस भेज दी थी, कैब आने में भी समय लगता। वो रोड पर आया, तभी एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। उस बाइक वाले ने हेलमेट उतारा तो प्रथम ने देखा कि ये उसका एक पुराना दोस्त था, जिसका नाम ऋषि था। इस समय वो पुलिस की वर्दी में था। वो प्रथम से कुछ पूछता, इससे पहले ही प्रथम ने उसे अपना लैपटॉप बैग थमाया और उसे खींचकर बाइक से उतारता हुआ बोला, सारी बात बाद में समझाऊंगा, तू कैब करके घर आ जा। इसी के साथ प्रथम ने उसके हाथ से हेलमेट लेकर पहना और बाइक लेकर फुर हो गया। ऋषि उसका लैपटॉप बैग सीने से लगाकर बोला, अरे पर पीछे भी तो बैठ सकता था, मुझे ही बिठा लेता। जरूर लड़की का चक्कर है, तभी तो एक पुलिस वाले की बाइक लूट कर चला गया। दोस्त है इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो अभी ऑटो करके इसका पीछा करता। खैर अब ऑटो करके इसके घर जाना पड़ेगा। वो एक ऑटो में बैठकर प्रथम के घर की तरफ चल पड़ा। उधर घर में दक्ष अब जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था। अंदर बैठी सुमन को ऐसा लगता कि अब कभी भी ये दरवाजा टूट जाएगा, और ऐसा ही हुआ। दक्ष अब दरवाजा ना खोलने के लिए उस पर चिल्लाने लगा था और साथ साथ उसके लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। वो अपने बचाव के लिए इधर उधर देखने लगी तो उसे अपना फोन नजर आया। वो टेबल तक गई और जैसे ही अपना फोन उठाया उसने देखा कि वो बंद हो गया था। वो फोन चालू कर पाती उससे पहले दक्ष दरवाजा तोड़ चुका था और डर के मारे फोन सुमन के हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। अगले ही पल दक्ष कमरे के अंदर आ गया था और सुमन को देखकर बोला, अब कहाँ बचकर जाओगी। सुमन उसे देखकर बुरी तरह कांप रही थी। उसका पसीने से तरबतर चेहरा उसकी घबराहट बयान कर रहा था, पर इस दरिंदे से कैसे बचे वो सोच नहीं पा रही थी। कुछ ही पलों बाद दक्ष सुमन पर झपट पड़ा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके ऐसा करते ही सुमन की चीख निकल गई और वो उसकी पकड़ से निकलने के लिए छटपटाने लगी। दक्ष ने सुमन को बेड पर पटक दिया और अपनी शर्ट खोलकर उसके ऊपर झुक गया। अपने आप को बचाने के लिए सुमन ने उसका मुंह नोच लिया था, जिससे वो और आक्रामक होने लगा था। उसी पल मोर्चे में प्रथम ने बाइक रोकी। 1.25 घंटे का सफर उसने 15 मिनट में ही तय कर लिया था और हवेली के दरवाजे तक आते आते उसने हेलमेट उतार दिया था, जिसकी वजह से गार्ड ने फौरन ही उसे पहचान कर दरवाजा खोल दिया। प्रथम को इन 15 मिनटों में सुमन के अलावा कुछ नहीं सूझा। वो नहीं जानता था कि उसे सुमन को देखने की इतनी जल्दी क्यों है। मुद्दे की बात ये थी कि दोपहर से लेकर अब तक सुमन का डर, उसकी घबराहट उसके जहन से मिट नहीं पाई थी। इसी की वजह से तो वो प्लेन से उतर गया था। वो जल्दी जल्दी अंदर घुसा और चारों तरफ नजर घुमाई। उसे कोई नजर नहीं आया।
अचानक ही उसे सुमन की सिसकियों की आवाज आई और वो ऊपर कमरे की तरफ दौड़ गया। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर जो नजारा उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए थे। सुमन के ऊपर दक्ष लेटा हुआ था और उसे चूमने की कोशिश कर रहा था। सुमन रोते हुए उससे खुद को छोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। प्रथम गुस्से से भरा हुआ चिल्लाया, दक्ष। दक्ष और सुमन ने एक साथ उसकी तरफ देखा और सुमन दक्ष को फौरन ही धक्का देकर प्रथम के पास दौड़ गई। सुमन प्रथम से लिपट गई और प्रथम ने भी उसे अपनी बाजुओं में कस लिया। उसका घबराना, डरना, उसका स्पर्श पाकर हड़बड़ाना, प्रथम को जाने से रोकना, सब कुछ प्रथम की आंखों के आगे घूम गया। शायद वो उसके डरने की वजह समझ चुका था। सुमन अब जोर जोर से रोने लगी थी। वहीं खड़ा दक्ष अब भाग भी नहीं सकता था, इसलिए वो अपने बचाव के लिए उपाय सोच रहा था और अचानक ही बोला, भैया अच्छा हुआ आप आ गए। घर में कोई नहीं था और भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे ये सब करने के लिए बहकाया। मुझसे बोली कि आपने अभी तक उनके साथ, इसलिए उन्हें मेरी जरूरत है। उसकी बात सुनकर प्रथम ने अपनी लाल आंखों से दक्ष की तरफ देखा और सुमन को अपने से अलग कर दिया। उस पल में सुमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रथम ने उसका साथ छोड़ दिया। प्रथम ने सुमन को खुद से हटाकर अलग खड़ा किया तो सुमन को ऐसा लगा जैसे उसका सोचना सही साबित हो गया था। प्रथम ने आखिर उसका विश्वास नहीं किया था। वो कांपते हुए पीछे हटने लगी और दीवार से लग गई। आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, जो दक्ष की वजह से नहीं, प्रथम की वजह से थे। धुंधलाई आंखों से वो प्रथम को देख रही थी, जो दक्ष की तरफ बढ़ रहा था। प्रथम दक्ष को देखकर आराम से बोला, क्या कह रहा था तू? दक्ष उसकी आंखें देखकर डरा हुआ था, पर फिर प्रथम की नरमी देखकर बोला, भैया ये लड़की मेरे पास आई और तभी उसके मुंह पर एक थप्पड़ पड़ा। दक्ष की गर्दन एक तरफ को झुक गई। थप्पड़ की आवाज सुनकर सुमन ने अपने आंसू पोंछे और दक्ष को देखने लगी। उसने गर्दन सीधी की, तभी प्रथम ने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया और बोला, खबरदार जो इसके खिलाफ एक शब्द भी कहा, तेरी जुबान खींच लूंगा। अगर भगवान भी आकर मुझसे कहे ना कि सुमन गलत है, मैं तब भी नहीं मानूंगा। तो तूने सोच भी कैसे लिया कि तू ये बकवास करेगा और मैं मान लूंगा? उसे छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतना बोलकर उसने एक के बाद एक प्रथम पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। दक्ष के होंठों से खून निकल रहा था और प्रथम उसे मारे जा रहा था। कुछ ही देर में दक्ष अधमरा हो चुका था। प्रथम ने उसे इतना मारा था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो जमीन पर पड़ा हुआ था। अब प्रथम उस पर लात बरसा रहा था कि तभी ऋषि अंदर आया और प्रथम को रोकने लगा। वो मार धाड़ की आवाजें सुनकर ऊपर आ गया था। सारा माजरा समझते उसे देर न लगी। ऋषि को देखकर प्रथम रुका तो ऋषि ने उसे दक्ष से दूर किया और बोला, मैंने जीप मंगा ली है, मैं इसे ले जाता हूँ। तू सुबह एफआईआर करवाने पुलिस स्टेशन आ जाना। प्रथम ने गर्दन हिलाई तो ऋषि दक्ष को घसीटते हुए वहां से लेकर चला गया। प्रथम ने अपना हाथ झटका। दक्ष को मार मार कर उसके हाथ में दर्द हो गया था। वो मुड़ा और उसने सुमन की तरफ देखा, जो दीवार से चिपकी खड़ी थी और लगातार उसे देख रही थी। कमरे का सारा सामान इस दौरान इधर उधर बिखर गया था। प्रथम लड़खड़ाता हुआ सुमन के पास आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सुमन के चेहरे पर बिखरे बालों को ठीक किया और धीरे से बोला, तो तुम्हारी घबराहट का ये कारण था? उसके इतना बोलते ही सुमन उसके सीने से लग गई और रोने लगी। प्रथम ने इस बार अपने हाथ नीचे ही रखे और नाराजगी से बोला, मैं बार बार तुमसे पूछता रहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सुमन ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगकर रोती रही। तो प्रथम दोबारा बोला, मुझ पर भरोसा नहीं था ना तुम्हें? सुमन उससे अलग हुई और नामे गर्दन हिलाने लगी, जैसे उसे कह रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी हालत देखकर प्रथम को उस पर तरस आने लगा था। सुमन का कथन उसे बार बार याद आ रहा था कि उसके बिना उसे रात नहीं गुजारनी। सच में अगर प्रथम नहीं आता तो आज रात सब खत्म हो जाता। फिर भी सुमन ने उस पर भरोसा नहीं किया। वो बार बार पूछता रहा, पर सुमन ने उसे नहीं बताया। ये बात उसे कहीं न कहीं चुभी थी। सुमन उसे लगातार देख रही थी, इसलिए प्रथम से भी रुका नहीं गया और उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सुमन के रोने की वजह से प्रथम भी रो रहा था। अगर वो नहीं आता तो अनर्थ हो जाता। दोनों ही रोते रोते एक दूसरे की बाहों के सहारे से दीवार से सटकर नीचे बैठ गए थे। कुछ देर रो लेने के बाद सुमन बोली, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। बहुत बहुत गंदा लग रहा था। प्रथम ने उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछे। उसके गले पर बने दांतों के निशान देखकर उसका खून खौल उठा। उसने उस जगह पर अपना हाथ रखा तो सुमन की हल्की सी सिसकी निकली। प्रथम ने उस जगह पर अपने होठों से छू लिया
सुमन की आंखें बंद हुईं। तो प्रथम ने पूछा, अब तो गंदा नहीं लग रहा ना? सुमन ने ना में गर्दन हिलाई और उन्होंने एक दूसरे को फिर से आगोश में ले लिया और कुछ देर बाद यूं ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। रात गुजरी और फिर से सूरज की किरणों ने कमरे में दस्तक दे दी। प्रथम की आंख खुली तो अपनी बाहों में उसे सुमन दिखाई दी। वो दोनों जमीन पर ही सो गए थे। प्रथम हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुमने मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं किया। मैं नाराज हूँ तुमसे। उसके इतना बोलते ही सुमन ने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसने प्रथम की बात सुन ली थी। उसने प्रथम के गाल पर प्यार से अपना हाथ रखा तो प्रथम ने नाराजगी से अपना चेहरा फेर लिया। उसकी इस हरकत से सुमन के होठों पर हंसी खिल गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही उन दोनों के कानों में रेखा की आवाज आई, जो प्रथम का नाम लेकर चिल्ला रही थी। प्रथम ने हड़बड़ाकर सुमन को छोड़ा और नीचे की तरफ भागा। सुमन भी कमरे से बाहर निकलकर खड़ी हो गई और बालकनी से नीचे आंगन में देखने लगी। प्रथम नीचे आया तो सब लोग वापस आ चुके थे। प्रथम के आते ही रेखा उस पर चिल्लाई, तुमने दक्ष को पुलिस स्टेशन भिजवाया? प्रथम ने एक बार सबकी तरफ देखा और बोला, हाँ, क्योंकि आप सबकी पीठ पीछे उसने सुमन के साथ गलत हरकत की थी। उसके इतना कहते ही प्रथम की चाची ने उस पर अपना हाथ उठा दिया और बोली, अपनी बीबी के कारनामे छुपाने के लिए मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहा है तू? तभी राधिका आगे आई और आग में घी डालते हुए बोली, आप ये क्या कह रही हैं चाची? और नहीं तो क्या, भाभी ने कुछ दिन पहले ही मुझे बताया था कि इन दोनों के बीच में पति पत्नी जैसे कोई संबंध नहीं है। इसलिए जब पति कुछ नहीं कर रहा तो वो कहीं ना कहीं तो मुंह मारेगी ही ना। प्रथम अब जोर से चिल्लाया, चाची, दक्ष के गुनाहों पर पर्दा मत डालिए। वो क्या कर सकता है ये मुझे, आपको और यहाँ पर खड़े हर इंसान को पता है। ये बोलकर प्रथम ने राधिका की तरफ देखा तो सहसा ही उसने डर से गर्दन झुका ली। प्रथम आगे बोला, और उसने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। अगर कल मैं सही समय पर नहीं आता तो वो सुमन के साथ। प्रथम के आगे बोलने से पहले ही उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा जो उसके पिता सुरेश ने मारा था। प्रथम ने उनकी तरफ देखा तो वो बोले, कुछ देर पहले मेरे पास दिल्ली से फोन आया था। इस लड़की की वजह से तुम वहां नहीं गए। तुम्हारे वहां ना पहुंचने से हमें 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रथम इस समय अपने पिता की सोच पर हैरान हो रहा था। वो धीरे से बोला, आपको सुमन की इज्जत से ज्यादा बिजनेस की पड़ी है? सुरेश उसके पास आए और बोले, हाँ। जवाब सुनकर प्रथम ने उन पर से अपनी नजरें हटाईं और रेखा की तरफ देखा जो गहरी नजरों से उसे देख रही थी। तब उसके चाचा आगे आए और सुरेश से बोले, भाई साहब, इससे कहिए कि अपनी कंप्लेन वापस ले और दक्ष को घर ले आए। बाहर के लोगों को पता चलेगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी। घर की बात है, घर के अंदर ही रहे तो अच्छा है। प्रथम गुस्से से चिल्लाया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगा और उसके खिलाफ एक्शन लूंगा और कोशिश करूंगा कि उसे सजा जरूर मिले। और एक बात आप सब सुन लीजिए, अगर दक्ष इस घर में आया तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। सुरेश, ठीक है, अगर यही करना है तुम्हें तो यही सही, पर एक बात कान खोलकर सुन लो, दक्ष को तो हम छुड़ा ही लेंगे, आगे तुम्हारी मर्जी। प्रथम ने एक बार सबकी तरफ देखा और फिर रेखा को देखते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। ऊपर आया तो सुमन आंखों में आंसू लेकर उसे निहार रही थी। शादी की समय उसे लगा था कि उसकी जीजी के साथ अन्याय हुआ है। अगर वो घर छोड़कर भागी है तो इसमें प्रथम की भी कहीं ना कहीं गलती होगी, पर वो गलत थी। धीरे धीरे प्रथम की अच्छाइयाँ उसके सामने आती रहीं तो वो उसकी ऋणी हो गई थी। उसे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था कि उसे जीवन साथी के रूप में प्रथम मिला है। वो प्रथम के पीछे पीछे कमरे में आई तो देखा कि प्रथम अपना सामान पैक कर रहा था। सुमन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्रथम भरे गले से बोला, हम दोनों इस घर से जा रहे हैं, तुम भी अपना सामान डाल लो। सुमन हड़बड़ाकर बोली, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी वजह से आप ये घर नहीं छोड़ सकते। प्रथम को उसकी बात सुनकर अचानक ही गुस्सा आ गया। वो उस पर चिल्लाया, तुम्हारी वजह से? क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है? सुमन उसकी आवाज सुनकर सहमी सी उसकी तरफ देखने लगी तो प्रथम गुस्से से बौखलाया हुआ दोबारा चिल्लाया, बोलो, क्या रिश्ता है हमारा? सुमन तब भी चुप रही तो प्रथम ने अपने हाथ पर पकड़ी हुई अपनी शर्ट टाली के बैग के ऊपर फेंकी और बोला, तुम्हें पता है मैं किस हद तक तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं, तुम्हें नहीं पता। अगर पता होता तो मुझ पर यकीन करती, मुझ पर विश्वास करके मुझे अपनी तकलीफ बताती। पर वो बोलते बोलते रुका तो सुमन ने दूसरा बैग उठाया और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर रखने लगी। उसे प्रथम की नाराजगी और गुस्से का अंदाजा हो गया था, लिहाजा उसने अपना दिमाग चलाया और सोचा कि इस समय प्रथम से पंगा लेना ठीक नहीं है। प्रथम भी चुप था।
मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर गुस्सा करे, सुमन पर या अपने परिवार पर। सुमन ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसके परिवार ने भी नहीं किया। कुछ देर बाद प्रथम और सुमन दोनों अपना सामान लेकर नीचे आए। सब उन दोनों की तरफ गौर से देखने लगे। न ही सुमन ने और न ही प्रथम ने इस दौरान एक दूसरे से कुछ कहा था। प्रथम ने एक नजर हर तरफ घुमाई। घर का हर इंसान वहां पर मौजूद था, पर रेखा उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। खैर, रेखा से उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। प्रथम ने आगे बढ़कर सुरेश के पैर छुए और सामान लेकर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। सुमन भी उसके पीछे हो ली। तभी उन दोनों के कानों में रेखा की आवाज पड़ी। रेखा अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। उनकी आवाज सुनकर सबकी गर्दन उनकी तरफ मुड़ गई। प्रथम भी ठिठक गया और सुमन की तो सांस ही अटक गई। उसे लगा कि अब रेखा उसी को ही सारा दोष देगी। आखिर उसी के कारण तो प्रथम ने घर छोड़ने का फैसला लिया है। रेखा के और कुछ बोलने से पहले प्रथम बिना मुड़े ही बोला, माँ, मैं फैसला कर चुका हूँ। सुमन यहाँ सुरक्षित नहीं है। रेखा चलते हुए उसके पास आई और बोली, अब तुम मेरी बात टालोगे? प्रथम ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रथम की चुप्पी से शायद रेखा को उसका जवाब मिल चुका था। सुमन ने रेखा की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रही थी। सुमन ने झटपट ही अपनी पलकें झुका लीं। तभी उसके सामने दो हाथ जोड़े हुए आ गए। उसने पलकें उठाकर देखा तो रेखा उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। सुमन को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। उसने हैरानी से पहले रेखा को और फिर प्रथम को देखा, जो रेखा को अचंभे से देख रहा था। रेखा सुमन से बोली, मैं जानती हूँ, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना अकेले प्रथम की ही नहीं, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई थी, इसलिए सबसे ज्यादा तो तुम्हारी गलती है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। सुमन ने अपना सामान छोड़ा और रेखा के दोनों हाथ पकड़ लिए। ना जाने क्यों उसे रेखा ऐसे करती हुई अच्छी नहीं लग रही थी। उनकी आंखें नम थीं। सुमन ने पहली बार रेखा को ऐसे देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रेखा का एक रूप ये भी हो सकता था। उसे तो उसमें हमेशा चुड़ैल ही दिखाई देती थी। रेखा ने प्रथम की तरफ देखा और बोली, दक्ष इस घर में दोबारा नहीं आएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। प्रथम ने एक नजर रेखा को ऐसे देखा जैसे उनकी कथनी का कोई सबूत मांग रहा हो। रेखा उसकी बात समझते हुए बोली, तुम्हें उसके खिलाफ जो करना है तुम वो कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रेखा के इतना बोलते ही प्रथम की चाची भड़क गईं। वो गुस्से से बोली, ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मेरा दक्ष ऐसा नहीं है, सब किया धरा इस लड़की का है। रेखा उसे टोकते हुए उस पर चिल्लाई, बस, दक्ष की हरकतें कैसी हो चली हैं, ये तो तुम्हें बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। उसे पढ़ाई के बहाने विदेश भेजने का फैसला तुम्हारा ऐसे ही किसी कारण की वजह से था, याद है या याद दिलाऊं? और इस बार तो उसने घर की इज्जत पर ही हाथ डाल दिया। इसके लिए उसे कभी माफी नहीं मिलेगी। दक्ष की जगह अगर प्रथम ने भी ऐसी हरकत की होती तो मैं उसे भी नहीं बख्शती, समझी तुम? रेखा ने सबकी तरफ देखा और बोली, दक्ष अगर सजा से बच भी गया तब भी वो इस घर में वापस नहीं आएगा। और मेरे इस फैसले से जिसे भी दिक्कत है वो यहाँ से जा सकता है। ये घर मेरा है और ये फैसला लेने का हक भी मेरा है कि इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं। रेखा की बात सुनकर चारों तरफ खामोशी छा गई। सुमन ने प्रथम की तरफ देखा और धीरे से बोली, ऊपर चलिए। प्रथम ने एक गुस्से भरी नजर उस पर डाली और पैर पटकता हुआ ऊपर कमरे में चला गया। प्रथम को इतना तो रेखा पर यकीन था कि उन्होंने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है, इसलिए अब दक्ष तो इस घर में नहीं आएगा। प्रथम को ऊपर कमरे में जाता देख रेखा और सुमन के होठों पर जीत भरी मुस्कान आ गई। दोनों ही नहीं चाहती थीं कि प्रथम घर छोड़कर जाए और धीरे धीरे सभी अपने कमरों में चले गए। 3-4 बार ऊपर नीचे के चक्कर लगाकर सुमन सारे सामान समेत कमरे में आ गई तो देखा कि प्रथम बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे को देखा। सब कुछ बिखरा हुआ था। सबसे पहले कमरा साफ करना ही उसे सही लगा। अगले ही पल वो काम में लग गई। प्रथम सोया नहीं था, बस सुमन का काम करना लेटे हुए महसूस कर रहा था। वो शिद्दत से कमरा साफ करने में लगी हुई थी। तभी रेखा मंगला के साथ वहां आई। रेखा को देखकर सुमन काम छोड़कर सीधी खड़ी हो गई। रेखा ने मंगला को इशारा किया तो उसने खाने की प्लेट अंदर टेबल पर रख दी और वहां से चली गई। रेखा ने एक बार प्रथम को देखा जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। फिर वो सुमन से मुखातिब हुई और बोली, जो कुछ भी गायत्री के साथ हुआ या जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया उसकी भरपाई करने के लिए मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई थी। सुमन हल्की सी गर्दन झुकाए रेखा की बात सुन रही थी।
रेखा दोबारा बोली, पर इस बार मेरा फैसला गलत था। भूल गई थी कि कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं बनता। सबसे बड़ी गलती तो मुझसे तभी हो गई थी जब मैंने 17 साल की उम्र में तुम्हें इस घर के लिए चुन लिया। प्रथम ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर फिर भी मैं नहीं मानी और हार कर उसे मेरी बात माननी पड़ी। पर अब लगता है कि अगर तब उसकी बात सुनकर रुक जाती तो कम से कम तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होती। सुमन अब गौर से रेखा को देखते हुए बात समझने की कोशिश में लगी हुई थी। रेखा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मैं अब अपनी गलती सुधार देती हूँ। वो सुमन की तरफ एक कदम बढ़ी और बोली, तुम्हारे माँ बाप से मैं बात कर लूंगी। सुमन रेखा की आंखों में देखते हुए बोली, मतलब? रेखा, मतलब तुम प्रथम और अपने रिश्ते को लेकर सोच लो। अगर इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हो तो तुम अपना फैसला ले सकती हो। रेखा की बात सुनकर वो हैरान हो गई। वो सीधे तौर पर उसे प्रथम से अलग होने के लिए बोल रही थी, और अब इस बात का क्या मतलब था कि ये शादी एक गलती थी। बिस्तर पर लेटा प्रथम भी रेखा की बात सुनकर हड़बड़ा गया था। उसका दिल धड़क गया था, पर उसने ना जाहिर करते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी बंद आंखों से ही पानी निकल आया था। रेखा ने सुमन को असमंजस में देखा तो उसका गाल थपथपाकर बोली, कोई जल्दी नहीं है, सोच समझकर फैसला लेना। वो जाने लगी तो सुमन उन्हें रोकते हुए बोली, मैं फैसला ले चुकी हूँ। रेखा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। प्रथम की धड़कन भी वासकता ही बड़ी थी कि सुमन बोली, मेरी शादी शायद अब आपको गलती लग रही है, पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे जीवन साथी के रूप में इन्हें दिया है, और मैं हमेशा इनके साथ रहना चाहती हूँ। रेखा उसकी बात सुनकर फूली नहीं समा रही थी, पर सिर्फ चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम दोनों खाना खा लेना। रेखा वहां से गई तो सुमन ने दरवाजा बंद कर लिया और गुस्से से तेज तेज चलकर प्रथम के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, अब तो ये सोने का नाटक बंद कीजिए। प्रथम कुछ नहीं बोला, बस उसने अपना मुंह घुमा लिया। सुमन बिस्तर पर चढ़कर दूसरी तरफ बैठ गई और बोली, क्या इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं? प्रथम फिर से मुंह घुमाने लगा तो सुमन ने झुककर अपने हाथों से उसका मुंह पकड़ लिया और बोली, ये क्या गाय की तरह इधर उधर घुमा रहे हैं आप? मैं थक गई हूँ। उसका स्पर्श पाकर आखिरकार प्रथम ने अपनी आंखें खोली और उसका हाथ हटाते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, बाकी तुम्हारी इच्छा। वो इतना बोलकर वहां से उठकर बाथरूम में चला गया और सुमन को उसकी नाराजगी अंदर तक चुभी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर वो उसे दक्ष के बारे में बता देती तो इस समय उसे प्रथम की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ती। खैर, खपा खपासा प्रथम और मायूसी सुमन, इसी चुप्पी से ही रात हो गई। उन दोनों ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था। प्रथम पुलिस स्टेशन से आया और फिर से बिस्तर पर पसर गया और इस पर सुमन मुंह बनाकर बड़बड़ाई, सुबह से लेटना कुछ ज्यादा ही भा रहा है। वो प्रथम की भूख का अंदाजा लगाते हुए खाना लेने रसोई में आई तो रेखा पहले से ही वहां थी। सुमन खाना गर्म करने लगी और इस दौरान रेखा ने पारखी नजरों से सुमन की मायूसी भांप ली। वो उसके पास आकर बोली, क्या हुआ? प्रथम ज्यादा नाराज है क्या? सुमन को एक पल को अचंभा हुआ रेखा की बात पर। शर्म के मारे उसे जवाब नहीं सूझा तो चुप ही रही। रेखा हंसते हुए बोली, उसके चेहरे पर भी सुबह से ही ऐसी ही उदासी है। सुमन की हिम्मत नहीं हुई पलकें उठाकर देखने की। वो चुपचाप खाना प्लेट में डालती रही। रेखा बोली, वो तुम्हें चाहता है और सुबह तुम्हारा जवाब सुनकर ये तो पता चल ही गया कि तुम भी उसे चाहती हो, तो फिर ये नाराजगी क्यों है? सुमन ने हैरानी से रेखा को देखा तो वो बोली, जा प्यार से मना ले उसे। सुमन ने शर्माकर दोबारा पलकें झुकाई तो रेखा वहां से हंसकर जाने लगी और जाते जाते बोली, और उसकी इच्छा के साथ साथ मेरी इच्छा मत भूलना। उफ! रेखा की बात सुनकर सुमन के मुंह से दर्द भरा उफ ही निकल गया। रेखा नहीं सुधर सकती थी। सुमन खाना लेकर कमरे में आई। प्रथम अभी तक वैसे ही लेटा था। सुमन ने खाना टेबल पर रखा और प्रथम के पास आकर बोली, खाना खा लीजिए। प्रथम ने अपनी हरकत कायम रखी और मुंह फेर लिया। सुमन को उसके मुंह फेरने पर बड़ी झल्लाहट हुई। वो दूसरी तरफ से उसके सामने आ गई। प्रथम ने मुंह फेर लिया। वो फिर से बंदर की तरह कूदकर दूसरी तरफ आ गई। प्रथम अब चिढ़कर उठ बैठा और बोला, ये क्या बंदर की तरह इधर उधर कूद रही हो? अभी वो कुछ और बोलता कि तभी सुमन ने फुर्ती दिखाते हुए खाने की प्लेट से एक निवाला तोड़ा और उसके मुंह में रख दिया, और प्रथम उसकी स्पीड देखकर हैरान रह गया। प्रथम को वो निवाला खाना पड़ा। उसने दोबारा बोलने के लिए मुंह खोला
तो सुमन ने फिर से उसके मुंह में निवाला रख दिया। हार कर प्रथम लेट गया और सुमन की हंसी निकल गई। प्रथम उसकी हंसी सुनकर दोबारा उठकर बैठा और जैसे ही बोलने को हुआ सुमन ने निवाला तोड़ा तो प्रथम ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और इसी के कारण उन दोनों की ही हंसी निकल गई। सुमन हंसते हुए बोली, आपको ढंग से नाराज होना भी नहीं आता? प्रथम, मुझसे कुछ भी नहीं छुपाने का वादा किया था, पर तुमने मुझे ना बताकर ठीक नहीं किया। सुमन ने फौरन ही अपने कान पकड़ लिए और बोली, माफ कर दीजिए ना। प्रथम ने गर्दन घुमाई और छोटे बच्चों की तरह बोला, मैं नहीं मानूंगा। सुमन ने उसका मुंह अपनी तरफ किया और बोली, तो फिर कैसे मानेंगे आप? प्रथम ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और फिर उसके जूड़े में फंसी स्टिक निकाल दी। सुमन के लंबे बाल उसकी पीठ पर लहरा गए, कुछ एक बाल उसके चेहरे पर बिखर गए थे, तो प्रथम अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें हटाने लगा। अचानक ही उसकी नज़र सुमन के बालों से हटकर उसके चेहरे पर पड़ी। उसके माथे पर पड़ी सिलवटें और उसकी जोर से मिची हुई आंखें प्रथम को उसका डर बयान कर रहा था। प्रथम ने जिसे नाजुक समझकर अभी तक बचाकर रखा था, दक्ष की हरकत उसे काफी कुछ समझ आ गई थी। प्रथम ने अपना हाथ पीछे किया और बोला, खाना खाएं? सुमन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंसुओं से लबालब आंखें प्रथम से बहुत कुछ कह गई थीं। उसने सुमन का हाथ पकड़कर उसे अपने से सटाकर बिठाया और उसे खाना खिलाने लगा। इस समय उसका प्यार भरा स्पर्श ही सुमन की दवा का काम कर रहा था। सुमन अपनी पीठ प्रथम के सीने से लगाए बैठी थी और चुपचाप खाना खा रही थी। कुछ देर बाद प्रथम ने प्लेट सरकाई और सुमन को लेकर बेड के सिरहाने से टिक गया। वो सुमन के बालों में अपनी उंगलियां घुमा रहा था। सुमन धीरे से बोली, आप सारे दिन सोए हैं तो अब आपको नींद कैसे आएगी? प्रथम भी धीरे से बोला, मैं सो नहीं रहा था। सुमन झट से उससे अलग हुई और बोली, बस यही सुनना था मुझे, और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रथम हैरानी से बोला, क्या? सुमन, आपको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है? प्रथम हल्का सा हंसा और बोला, अच्छा। सुमन बिस्तर के एक तरफ सरक गई और लेटती हुई बोली, हाँ, और अब मुझे नींद आ रही है। आप थोड़ी सी एक्टिंग और कर लीजिए, क्या पता सच में नींद आ जाए। उसकी शरारत देखकर प्रथम का मुंह खुल गया। वो लेटा और बोला, ये शरारत उधार रही। करवट करके लेटी हुई सुमन ने दांतों तले अपनी जीभ दबाई और प्रथम की हंसी निकल गई। 3 साल बाद सुमन सो रही थी और प्रथम ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। प्रथम ने अपना सामान लिया और सुमन के पास आ गया। सुमन का बड़ा हुआ पेट गवाही दे रहा था कि प्रथम और उसका अंश इस दुनिया में आने वाला था। प्रथम ने पहले सुमन के माथे को चूमा और फिर सुमन के पेट को। उसके स्पर्श से सुमन की आंख खुल गई। प्रथम उसे हिदायत देते हुए बोला, अपना ख्याल रखना, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। सुमन ने मुंह बनाया और बोली, आजकल मेरे पास मेरी पर्सनल केयर टेकर है, वो बिस्तर से उठने दे तब तो मैं कुछ करूं। प्रथम ने उसकी बात सुनकर उसे आंखें दिखाईं और सुमन ने अपनी बत्ती सी दिखाई। तभी किसी के आने की आहट हुई तो सुमन बोली, लो आ गई मेरी केयर टेकर। प्रथम ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए दरवाजे पर नजर घुमाई। रेखा नाश्ते की प्लेट लिए खड़ी थी। प्रथम उनके आते ही सुमन को आंखों ही आंखों में हिदायत देता हुआ बाहर चला गया। रेखा ने अंदर आकर नाश्ते की प्लेट सुमन के आगे रख दी। प्रथम के ऑफिस जाने के बाद रेखा ही सुमन का ध्यान रखती थी। मजबूरी थी भाई, पोते जो चाहिए थे उनके लिए इतना तो करना बनता ही था। हाँ भाई, सही सुना, पोते, जुड़वा बच्चे आने वाले थे, उनकी सेवा तो रेखा को करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अपने पोतों को क्या मुंह दिखाएगी। पर सुमन को ये चिंता खाई जा रही थी कि अगर लड़कियां हुईं तो क्या होगा। प्रथम का तो उसे पता था कि वो खुशी होगा, पर रेखा, सुमन का आखिरी महीना चल रहा था। आज उसका ऑपरेशन होना था क्योंकि गर्भ में जुड़वा बच्चे थे और उसकी उम्र काफी कम थी, इसलिए डिलीवरी के दौरान थोड़ी बहुत समस्याएं होने वाली थीं, जिनसे बचने के लिए प्रथम ने फरमान जारी कर दिया था कि सुमन का ऑपरेशन करवा दिया जाए, क्योंकि वो सुमन को किसी भी दर्द में नहीं देख सकता था। अगर कभी भी सुमन को प्रेगनेंसी की वजह से हल्का फुल्का दर्द भी हो जाता तब भी वो तड़प उठता। पहली तिमाही में होने वाली परेशानियों से ही वो तो बहुत खींच गया था। सुमन को खुद की तकलीफ से फर्क बाद में पड़ता, पहले प्रथम का मुंह रोताला हो जाता। वो तो कुदरत पर उसका बस नहीं चला, नहीं तो सुमन की जगह खुद ही बच्चा पैदा कर लेता। उसकी झल्लाहट और खींच पर सुमन और रेखा खूब हंसते थे। रेखा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सुमन का ऑपरेशन हो। उनका मानना था कि बच्चों को अपने समय से नेचुरल तरीके से ही आना चाहिए, पर प्रथम के आगे ये बात नहीं बोल सकती थी, कहीं घर छोड़ने पर अड़ जाता तो। इससे अच्छा तो यही था कि वो ऑपरेशन की बात सह जाए। उम्मीद से दोगुना मिल रहा था
और वो भी पहली ही बार में। इसलिए कुछ बोलना रिस्की हो सकता था, पर आज सुमन को बहुत डर लग रहा था। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी कि तभी प्रथम ने आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और बोला, इतना क्यों डर रही हो? ये किसी बीमारी का ऑपरेशन नहीं है, इसलिए डरने जैसी कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं रहूंगा ना वहाँ तुम्हारे साथ। मैंने डॉक्टर से इस चीज की परमिशन ले ली है। सुमन घबराई सी बोली, मुझे इस चीज से डर नहीं लग रहा। प्रथम ने उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, तो माँ पोतों की आस लगाए बैठी हैं, अगर लड़कियां हो गईं तो क्या वो उन्हें अपनाएंगी? प्रथम हंसकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें याद है ना, सच्चाई जानते हुए भी पलक को उन्होंने इस घर में जगह दी थी। वो कुछ नहीं कहेंगी, बस मेरा काम बढ़ जाएगा। सुमन कंफ्यूज सी हो गई, वो कैसे? प्रथम, वो ऐसे, कुछ सालों बाद उनके पोते की इच्छा भी तो पूरी करनी पड़ेगी ना, और इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। सुमन ने उसकी बात का मतलब समझते हुए उसे हल्का सा धक्का दिया और बोली, जी नहीं, चाहे लड़के हो या लड़कियां, दो ही काफी हैं। वो इतना बोलकर बाहर चली गई और प्रथम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार हॉस्पिटल में था। प्रथम और सुमन दोनों की ही दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। सुमन का तो समझ आ रहा था, पर प्रथम को देखकर हर कोई हंस रहा था। खैर, 1 घंटे बाद सुमन का ऑपरेशन हो चुका था और रुई जैसे दो मुलायम बच्चे प्रथम की गोद में थे, एक लड़का और एक लड़की। सुमन अभी बेहोश थी। प्रथम उन्हें लेकर बाहर आया और सबको खुशखबरी सुनाई, और उसकी उम्मीद से उलट रेखा ने सबसे पहले नन्ही सी गुड़िया को अपनी गोद में लिया और मंगला से बोली, पूरे अस्पताल में मिठाई बांट दे, ठाकुर खानदान में लक्ष्मी आई है। कुछ देर बाद रेखा ने फाइनली अपने पोते को अपनी गोद में लिया और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका जीवन सफल हो गया हो। प्रथम का बच्चा देखना उनका बरसों का सपना था, जो आज पूरा हुआ तो आंखें छलछला गईं। उनके तो दोनों ही हाथ भर गए थे। पोते की खुशी में पोती पर भी निहाल हुई जा रही थीं। आज सुमन और प्रथम के बच्चों का नामकरण था, साथ ही आज वो 1 महीने के हो गए थे। रेखा खुद तो दोनों को पालने में लिटाकर उनकी चौकीदारी कर रही थी और सब पर हुक्म चला रही थी। प्रथम ने बात बिल्कुल सही कही थी कि रेखा चाहे सख्त मिजाज थी, पर लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करती थी। सब उनके इशारे पर इधर उधर भाग भाग कर काम में लगे हुए थे, और सबसे ज्यादा भाग दौड़ 4 साल की पलक कर रही थी, जो अपने भाई बहन के आने पर गिलहरी की तरह फुदक रही थी। रेखा ने कभी पलक को आने से नहीं रोका था। वो जब भी आती, रेखा उसे भर भर कर खिलौने और कपड़े दिलाती थी, और वो भी रेखा का हर काम करती थी। रवि शाम को उसे लेकर जाने वाला था। रेखा ने सोफे पर बैठते हुए पलक को आवाज लगाई, छोरी जा, अपने माँ पापा को बुला ला। पलक गर्दन हिलाती हुई ऊपर की तरफ भागी। प्रथम और सुमन शीशे के आगे खड़े थे। प्रथम सुमन के गले में हार पहनाता हुआ बोला, माँ तो अच्छी खासी बिजी हो गई है, बच्चों के अलावा किसी और की तरफ देखती भी नहीं। सुमन अपने हाथ झटकती हुई बोली, हाँ, और मैं खाली, वो मेरे पास तभी आते हैं जब उन्हें भूख लगती है। प्रथम अफसोस से मुंह बनाकर बोला, तो ये तो बड़े दुख की बात है। चलो फिर एक बच्चा और कर लेते हैं, और उस पर तुम अपना हक जमा लेना। सुमन प्रथम को खुद से दूर करती हुई बोली, जी नहीं। प्रथम तेजी से उस तरफ झुकते हुए बोला, अरे क्यों नहीं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और छोटी सी पलक उन्हें डिस्टर्ब करते हुए बोली, आपको दादी बुला रही हैं। पलक को देखकर प्रथम फौरन ही सुमन से दूर हटा। सुमन ने पलक को देखा और उसका हाथ पकड़कर नीचे जाने लगी। प्रथम भी उनके पीछे चल पड़ा। पलक और सुमन एक दूसरे का हाथ पकड़े एक एक सीढ़ी छोड़कर उछलते हुए सीढ़ियां उतर रही थीं, और दोनों ही खिलखिलाती जा रही थीं। पलक के साथ वो एकदम बच्ची बन जाती थी। आखिर पलक ही तो थी जिसने जाने अनजाने उसे पहली बार माँ बनने का एहसास करवाया था, तो उसका मोह तो छूटना नामुमकिन था। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।